हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे भाई क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला जो चैप्टर है फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स है। तो आज हम यह पहला लेक्चर है और इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मुख्य रूप से आज हम चार चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। पहला बात क्या है कि आपके एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन इधर से आते हैं, क्योंकि 70 नंबर का आपके बोर्ड का एग्जाम होगा। और इसमें ना जब हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम बेसिक बातें को रिकॉल करेंगे। पहला बात है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास कितना होता है। दूसरा बात कि प्रोटॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होते हैं और प्रोटॉन का मास क्या होता है। तीसरा न्यूट्रॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है, उसके ऊपर मास कितना होता है और क्या होता है न्यूट्रॉन। और चौथा हम बात करेंगे अल्फा पार्टिकल के बारे में। डरने का कोई जरूरत नहीं है, डायग्राम से आपको हम समझाएंगे कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, डेली लाइफ में इसका उपयोग किधर होते हैं ना। तो एक एक करके हम हर एक चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं मेरे भाई, वह है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और इसमें आप इस बात को समझिए कि 70 नंबर का जो आपका एग्जाम होगा, तो उस 70 नंबर में से अगर हम बात कर ले इन तीनों चैप्टर की, मीन्स इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर दो चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स और दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन, इन तीनों को मिला दे तो 16 नंबर का क्वेश्चन आता है। और महत्वपूर्ण चैप्टर भी है, काफी ज्यादा समय भी लग जाता है, इसमें थोड़ा सा लंबा पोर्शन होता है ना। तो इसके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले अगर आप पहला चैप्टर को देखेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में क्या क्या पढ़ना है वो चीजें हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। ठीक है, सबसे पहला सा टॉपिक इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज है। लेकिन चार्ज को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, चर्चा होगा इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब देखो आपके सामने ना एक फिगर दिख रहा है। अगर आप इस फिगर को देखोगे तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे ना ये जो आप देख रहे हो, ये जो चीजें आप देख रहे हो, इसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना तो ध्यान रखने के लिए आप क्या बोल सकते हो, इसको रास्ता बोल सकते हो सिंपल भाषा में। लेट इज सपोज ना कि आप पटना में हो, ठीक है, और आपको पटना से कहाँ जाना है, तो आपको दिल्ली जाना है, ठीक है। अच्छा, तो पटना से दिल्ली जाना है तो आप ट्रेन से जा सकते हो, कोई बाइक से, साइकिल से, कार से भी जा सकते हो या एरोप्लेन से भी जा सकते हो। लेकिन हर चीजों का अपना एक रास्ता है। एरोप्लेन का जो आकाशीय मार्ग है उसका भी एक फिक्स रास्ता है। अगर हम बाइक से जाएं, साइकिल से जाएं या कार से जाएं, इसका भी एक रास्ता है। ट्रेन से जाएं तो रेलवे लाइन वाला रास्ता है ना। उसी तरीके से यह जो ऑर्बिट हम बोलते हैं यह एक रास्ता है। और इस रास्ते पर कौन अभी चल रहा है, तो हम बोलेंगे कि इस रास्ते पे यहाँ लिखा है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। मतलब निश्चित तौर पे इस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है, तो न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन क्या होता है? जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। और इस रास्ते में ये जो लाल लाल आप बॉल देख रहे हो, इसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है, जो कि बाहर में चलता है। अब थोड़ा सा समझिए। अब सबसे पहला सा सवाल ना, जब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बोले ना तो आपके दिमाग में एक बात आया होगा कि मेरे को कुछ नहीं समझ आया कि आखिर भाई इलेक्ट्रॉन होता क्या है।
नहीं समझ आया ना? सिंपल भाषा में समझो। जब आप एक स्विच जलाते हो ना, तो स्विच जलाते हो तो ये बल्ब जलता है। तो जब ये बल्ब जलता है तो स्विच जलाने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि बल्ब जल जाता है? तो इस रास्ते से, इस वायर से जो ट्रेवल करता है ना भाई मेरे, वही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल करने के कारण ही तो बल्ब जलता है। अच्छा, दूसरा बात समझिए, मोबाइल हर किसी के पास है ना। तो जब आप मोबाइल चार्जिंग में लगाते हो और इस तरीके से जो ये सिग्नल देने लगता है, तो एक्चुअल में इस वायर के थ्रू क्या ट्रेवल करता है ना? तो मेरे भाई, इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन ही तो है जो ट्रेवल करता है। क्या यह बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे आप एक एग्जांपल से समझो, ये जो पानी गिरते हुए आप देख रहे हो ना, छोटा सा तालाब सा बना हुआ है, इसमें पानी जो गिर रहा है ना पाइप के माध्यम से, तो बेसिकली पाइप क्या है? पाइप एक रास्ता है, और इस रास्ते से कौन फ्लो कर रहा है, कौन ट्रेवल कर रहा है? पानी कर रहा है ना। अच्छा, उसी तरीके से जो ये वायर है, बल्ब का हो चाहे मोबाइल फोन का हो, यह क्या है? तो यह पाथ है, और इस पाथ से ट्रेवल कौन करता है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है। क्या यह बात क्लियर है? अब तो ध्यान में रहेगा ना। अच्छा, जैसे देखो, ये जो आप देख रहे हो ना वायर में, कुछ इसी तरीके से मेरे भाई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं वायर वायर में, ठीक है। अच्छा, इतना बात तो क्लियर हो गया। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? हर चीजों का एक रिप्रेजेंटेशन होता है ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हो कि E0 ऊपर -1, या आप ई माइनस भी लिख सकते हो। बहुत से बुक को आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बीटा रे लिखा हुआ मिलेगा। और क्या आपको मिल सकता है? तो बीटा माइनस रे भी आपको मिल सकता है। लेकिन हमने ना एक और बात लिखा है कि इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। क्या हमने लिखा है यहाँ पे? कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। अब देखो मेरे भाई, हम सब लोगों को पता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है। तो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, और क्या होता है? तो और होता है न्यूट्रॉन। लेकिन हमने तो यहाँ पे लिखा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियस। यह बात तो गलत है ना मेरे भाई। न्यूक्लियस में जब इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो कैसे हम बोल देंगे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकलेगा? तो मेरे भाई, यह बात गलत नहीं बल्कि बिल्कुल सही है। लेकिन यह हर एक न्यूक्लियस के साथ नहीं होता है। हेवी एटम का जो न्यूक्लियस होता है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 84 से शुरू होता है, उसको हम हेवी एटम बोलते हैं। रेडियो एक्टिव एटम। तो रेडियो एक्टिव एटम का जब न्यूक्लियस ब्रेक करता है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है। इस बात को समझिए मेरे भाई। तो रेडियो एक्टिव एटम है, तो रेडियो एक्टिव एटम का जब न्यूक्लियस टूटता है ना, तो उसमें जो न्यूट्रॉन होता है ना मेरे भाई, वह एक इलेक्ट्रॉन में, एक प्रोटॉन में और एक एंटी न्यूट्रिनो में टूटता है। एक होता है न्यूट्रिनो और एक होता है एंटी न्यूट्रिनो। तो यह बेसिकली एंटी न्यूट्रिनो है। ध्यान में रखने के लिए आप इसको ऐसे लिख लो। क्या लिखना है आपको मेरे भाई? एंटी न्यूट्रिनो। क्या यह बात क्लियर है? अच्छा, तो बेसिकली यह जो इलेक्ट्रॉन टूट रहा है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बीटा रे बोल सकते। यह इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है? तो यह न्यूक्लियस से, ये जो लाल लाल सर्कल हमने घेरे हुआ है, तो इस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। हम इसीलिए बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए न्यूक्लियस, और इसी को हम कैथोड रे भी बोलते हैं। अब तो क्लियर हो गया। अब आप समझिए, अब चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर मेरे भाई? तो इलेक्ट्रॉन को अगर आपको लिखना है तो आप माइनस ई भी लिख दीजिएगा। लेकिन अगर हम चार्ज के बारे में बात करें तो माइनस तो रहेगा ही। ई का मतलब होता है 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस के 19 कूलम्ब, ठीक है। तो हमने लिखा माइनस में 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस के 19 कूलम्ब। अब यह जो कूलम्ब है ना मेरे भैया, यह एसआई यूनिट में है। यह कौन सा यूनिट है भाई मेरे? तो यह एसआई यूनिट है, ठीक है। लेकिन ना, यहाँ पे एक और यूनिट के बारे में चर्चा होता है, और उसको हम सीजीएस यूनिट बोलते हैं।
कौन सा यूनिट बोलते हैं? सीजीएस यूनिट। अब देखो थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, एक बार आपको हम बता देते कि सीजीएस यूनिट भी दो भागों में यहाँ टूटता है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज जिसको हम ईएसयू बोलते हैं, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज जिसका यूनिट एबी कूलम्ब होता है। तो मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आपके बुकों में आते हैं वह सीजीएस यूनिट में भी कभी कभी आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट वाले में नहीं आता है। तो समझिए, देखो एक कूलम्ब ना, अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें, ध्यान रखिएगा, तो 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है। हमने क्या बोला मेरे भाई कि एक कूलम्ब जो है ना, मेरे भाई, वह 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है। क्या यह बात क्लियर है? अच्छा, तो एक कूलम्ब के जगह पर जब आप 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब पुट करेंगे ना, तो 1.6 को 3 से गुना करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। 10⁻⁻⁹ है और यहाँ पे 10⁻⁹ है, तो -19 और 9 मीन्स की -10। अब यह बात हमने कैसे बोला? तो मेरे भाई एक तरीका होता है कि अगर आप एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े होंगे क्लास 7th और 8 में, तो आप एक चीज पढ़े होंगे कि a की पावर m इंटू a की पावर n। मतलब क्या हुआ, यह a ना बेस है और m जो है यह पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इसको लिखा जाता है a की पावर, क्या चीज लिखा जाता है? तो m प्लस में n लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है मेरे भाई, तो 10⁻⁻⁹ है और इनटू में क्या हो जाएगा, 10⁻⁹ हो जाएगा। तो ये देखो बेस सेम है 10 और 10, तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 10⁻⁻⁹ और प्लस के 9, तो क्या हो जाएगा भाई, 10⁻⁻10 हो जाएगा। क्या यह बात क्लियर है? और इसीलिए यहाँ पे माइनस में 4.8 गुने 10⁻⁻10 ईएसयू, जो कि सीजीएस यूनिट है। ईएसयू का पूरा नाम क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज होते हैं। क्या यह बात क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में तो आपको पता चल गया, बट इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होता होगा ना मेरे भैया। तो मास क्या होता है? तो देखो सबसे पहली बात ना, मास को हम लिखते हैं me से, ठीक है। अच्छा, कितना होता है मास? तो मेरे भाई मास जो है ना वह 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है, -31 केजी। क्लियर है? अच्छा, कभी कभी ना ग्राम में भी पूछा जाता है। मेरे भाई एक बात आपको पता होगा कि 1 केजी बराबर क्या होता है? तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, और 1000 ग्राम को हम 10⁻3 भी लिख सकते हैं। तो -31 है और 10⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जोड़ने के बाद -28 आएगा। कौन सा तरीका लगाए? अभी हमने आपको बताया एक्सपोनेंट एंड पावर का कहानी, वही तरीका हमने लगाया। अच्छा, अब ना एटॉमिक मास यूनिट के बारे में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। यह केमिस्ट्री तो नहीं है, बट ना इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और बेसिकली जो प्रोटॉन है ना वह भारी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वह एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में इसका जो मास होता है वह 0.00054 AMU। AMU क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे U भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब समझिए, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बात हो गया ना, थोड़ा सा हम प्रोटॉन के बारे में बात कर लें क्या? देखो, अब एक्चुअल में प्रोटॉन का कहानी क्या है ना, कि थोड़ा सा हम काफी पीछे चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब यह ब्रह्मांड, यह यूनिवर्स बन ही रहा था। तो जब यूनिवर्स एकदम नया नया था ना, कुछ भी नहीं था, पृथ्वी कुछ भी नहीं, अभी भगवान ब्रह्मांड का रचना ही कर रहे थे। तो छोटे छोटे ये जो आप पार्टिकल देख रहे हो ना, काफी छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो है तैर रहे थे हवा में। अब हवा में तैर रहे हैं तो उन छोटे पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन भी था, प्रोटॉन भी था, हर एक छोटे छोटे से पार्टिकल थे। अच्छा, अब ना प्रोटॉन था
लेकिन प्रोटॉन को ऐसा क्या लगता था ना कि भाई हम छोटे तो हैं बट हम काफी स्पेशल हैं, प्रोटॉन को ऐसा फील होता था, ठीक है, कि भाई हम छोटे हैं बट काफी ज्यादा स्पेशल है। फिर क्या हुआ ना कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को बोला कि भाई हम दोनों ना आपस में दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि देखो अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम भी हवा में तैरते रह जाएंगे, अब प्रोटॉन है तो हम भी अकेले अकेले हवा में तैरते रह जाएंगे, कोई फायदा होगा नहीं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सोचा कि चलो आपस में दोस्ती कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन बोला कि नहीं यार तुम तो बहुत भारी हो, है ना, ऐसा कुछ कुछ आपस में डिस्कस हुआ और एट लास्ट दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में दोस्ती हो गया। अच्छा, अब दोस्ती होने के बाद एक एटम का फॉर्मेशन हुआ। तो एटम का जब फॉर्मेशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन बोला कि ठीक है तुम अंदर में रहना और हम बाहर रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन बाहर रहने लगा, ठीक है, और प्रोटॉन जो है कहाँ चला गया, तो प्रोटॉन चला गया बेसिकली न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कोई अगर हम एक एटम की बात करें ना तो एटम के सबसे अंदर वाला हिस्सा, जैसे मान लो ना कि यह एक बॉल है ना, तो इस यह बॉल को न्यूक्लियस मान लो, तो यह इसका सबसे अंदर वाला हिस्सा, इस हिस्से में दो चीज रहता है, एक तो रहता है भैया प्रोटॉन और दूसरा रहता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, मतलब कि नो चार्ज। तो बोला कि ठीक है कोई बात नहीं हम लोग आपस में रह जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ ना कि बोला कि ठीक है देखो अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब आपस में मिल गया, ठीक है, तब जाकर के क्या चीज का फॉर्मेशन हो गया, एक हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में मिला तो एक हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन हो गया, बेसिकली हम हाइड्रोजन गैस भी बोल सकते। बहुत सा एटम मिला तब हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया। और फाइनल में जो आप स्टार्स देखते हो, जैसे सन क्या है, यह भी एक स्टार है। तो यह हाइड्रोजन गैस जब बर्न करना शुरू किया, जलना शुरू किया, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और न्यूक्लियर फ्यूजन होने के बाद में सन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जल जल के सन बना। तो फाइनली अगर प्रोटॉन अकेले रह जाता, इलेक्ट्रॉन अकेले रह जाता, सब न्यूट्रॉन अकेले रह जाता, कोई फायदा नहीं होता। तो सब आपस में दोस्ती करके और हाइड्रोजन एटम बनाए, फिर बहुत सा हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन गैस मिल करके और फाइनल में जो है स्टार्स बने। और स्टार्स में अगर हम सन की बात करें तो सन में होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और तब जा करके जो है हम लोगों को रोशनी मिलता है। तो प्रोटॉन बोला कि देखो भाई अगर हम दोस्ती नहीं किए रहते तब तो फिर पूरा दुनिया अंधकार में रहता है ना। तो यह बेसिकली कहानी है। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रोटॉन के बारे में। देखिए अब प्रोटॉन के बारे में बोला जाता है ना कि भाई प्रोटॉन ना यह एक एलिमेंट्री पार्टिकल है। मेरे भाई प्रोटॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, पहली बात। अब देखो यह जो बच्चा है ना, इस बच्चे का दिमाग का बत्ती जो है कि जल गया है कि अच्छा प्रोटॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, हम लोग तो पढ़े थे कि प्रोटॉन एलिमेंट्री पार्टिकल है। मेरे भाई प्रोटॉन से भी छोटा एक पार्टिकल है जिसको हम क्वार्क्स बोलते हैं। अब देखो अगर हम प्रोटॉन की बात करें ना तो क्वार्क्स में इसको दो भाग में बांटा गया है, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क। तो एक प्रोटॉन में दो अप क्वार्क होता है और एक डाउन क्वार्क होता है। क्या हमने बोला कि एक प्रोटॉन में दो अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क होता है, समझे, क्लियर है ये बात। अब देखिए अब थोड़ा सा अगर हम इसको और विजुअलाइज करें ना, अगर आप बोलेंगे कि कौन भारी है, इलेक्ट्रॉन भारी है कि प्रोटॉन भारी, अभी हमने आपको बताया ना एटॉमिक मास यूनिट का कहानी। तो मेरे भाई अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक मटर का दाना बोले, या जो मटर आप खाते हो ना आलू गोभी मटर का सब्जी, तो इलेक्ट्रॉन को हम एक मटर का दाना बोलते हैं। तो अगर और हम प्रोटॉन को फुटबॉल बोलते हैं, ठीक है, प्रोटॉन को क्या बोल रहे हैं, फुटबॉल बोलते हैं। तो 1836, देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पहली बात है कहीं किसी बुक में 1836 किसी में 1837 मिलेगा तो चिंता नहीं करना है, ठीक है। पहली बात 1836 मटर को मिलाओगे ना तब एक फुटबॉल के वजन के बराबर होगा।
1836 मटर का जितना वजन होगा उतना एक फुटबॉल का वजन होगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे या हम प्रोटॉन की बात करेंगे, क्या हमने बोला, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें या हम प्रोटॉन की बात करें तो दोनों का साइज देखने में सेम लगेगा। मतलब यह मटर भी जो है फुला हुआ फुटबॉल की तरह ही लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास 1836 को मटर के दाना को एक तराजू में रखेंगे और एक तराजू में प्रोटॉन को रखेंगे, तब जाके दोनों बराबर होगा। तो यह ध्यान रखना है। अब प्रोटॉन का कैसे प्रोटॉन आया यह तो समझ गए। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं प्रोटॉन पे। देखो प्रोटॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन का घर कौन सा है, तो यही घर है प्रोटॉन का। और इसको क्या बोला जाता है भैया मेरे, तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। अच्छा, प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और कहाँ पे लोकेट करता है, तो किसी एटम के न्यूक्लियस में। क्या हमने बोला कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है और एटम के न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन को लिखेंगे कैसे, देखो बहुत लोग प्रोटॉन को P से लिख देते हैं, बहुत लोग H+ लिख देते हैं, आपको जैसे मन हो वैसे लिखो। H+11 भी लिख देते हैं हाइड्रोजन एटम होने के कारण, है ना, हाइड्रोजन न्यूक्लियस होने के कारण, सॉरी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता, और इसी को हम हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। अब देखो हाइड्रोजन एटम H11 कुछ ऐसा होता है, मतलब हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन एटम के बारे में कि यह क्या है, तो लाइटेस्ट एटम है। क्या है, लाइटेस्ट का मतलब क्या होता है, तो लाइटेस्ट का मतलब हल्का होता है, क्योंकि प्रोटॉन से भी थोड़ा सा ज्यादा भारी न्यूट्रॉन है। ऐसे हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो लगभग बराबर लेते हैं, लेकिन प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो बेसिकली ना भारी होने के कारण हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, इसीलिए इसको हम सबसे हल्का एटम मानते हैं। अब बात आता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, सिंपल, जैसे माइनस होता है इलेक्ट्रॉन पे तो प्रोटॉन पे +1.602 इंटू 10 के पावर -19 कूलम्ब। अगर हम ESU में लिखेंगे तो प्लस के 4.8 इंटू 10 के पावर -10 ESU, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, तो 1.672 इंटू 10 के पावर -27 केजी। अब कभी कभी कैलकुलेशन थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो 1.672 को 5/3 भी लिख देते हैं, ठीक है। ग्राम में लिखिएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे प्लस में 3 कर दीजिएगा तो -24 ग्राम हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी हमने -24 हो जाएगा, ठीक है, ये 24 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट में 1.00727 AMU। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकाला गया ना, जो जोखा गया ना, वह एटॉमिक मास यूनिट के बेसिस पे जोखा गया। तो मास ऑफ प्रोटॉन, अभी हमने आपको बताया कि 1836 को मटर का दाना मिलाइएगा तब जाकर के जो है प्रोटॉन का वजन के बराबर होगा, साइज नहीं, साइज दोनों का सेम होता है। अगला हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। न्यूट्रॉन भी कहाँ होगा, तो न्यूक्लियस में ही होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब जीरो चार्ज। अब देखिए न्यूट्रॉन को ऐसे समझिए, फैमिली में ना एक बच्चा है, ये जो बच्चा है ना, यह बच्चा क्या है, बच्चा के मन में बातचीत घूमते रहता है, नेगेटिव बातें भी चलती हैं। दैट मीन्स यह बच्चा इलेक्ट्रॉन का काम करता है, नेगेटिव एनर्जी का। और इसके फादर जो हैं, यह बेसिकली प्रोटॉन का काम कर रहे, ठीक है। डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं, जो है परिवार को कैसे चलाना है, हर एक चीजों का ध्यान रखते हैं। तो फादर बेसिकली प्रोटॉन, और उधर साइड में जो है इस बच्चे की माँ खड़ी है, तो ये जो इस बच्चे की माँ है, मदर है, बेसिकली यह न्यूट्रल है, एक ब्रिज का काम करती हैं फादर और इसके बच्चे के बीच में, है ना। और मतलब दोनों को एक तरह से, मतलब परिवार को मिला करके चलती। डेट मीन्स न्यूट्रॉन का काम कौन करते फैमिली में, तो मदर करती हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल से समझिए।
एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में एक बच्चा हंस रहा है, जैसे ये जो बच्चा है ना, यह लाफिंग बॉय है, हमेशा हंसते रहता है, ठीक है। तो यह प्रोटॉन का काम करता है, पॉजिटिव एनर्जी फैलाता है क्लास में। और एक लड़की है, हमेशा सोच रही है, टेंशन में है, कभी कभी सो भी जा रही है ना। तो यह बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, हमेशा टेंशन में रहती है, नेगेटिव एनर्जी। और एक बच्चा है, टोपी उपी लगा करके बैठा हुआ है, यह बेसिकली क्या है, न्यूट्रॉन है, ऑब्जर्वर है, कुछ बोलता नहीं, चुपचाप ऑब्जर्व करते रहता है, तो ये न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन को आप लिखेंगे कैसे, तो n लिख दीजिए या आप n1 0 लिख दीजिए। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होते हैं, लेकिन चार्ज 0 है इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मास होगा। देखो, किसी बॉडी का चार्ज जरूर 0 हो सकता है, बट मास कभी 0 नहीं हो सकता है। सिंपल भाषा में बोला जाए, किसी बॉडी का मास है, चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो हर हाल में उसका मास होगा ही होगा। मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए तो मास नेवर भी 0 बट चार्ज में भी 0, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है, 1.675 इंटू 10 के पावर माइनस के 27 केजी। ये जो 5 आप देख रहे हो ना, यही तो चेंज हुआ है प्रोटॉन वाले केस में। अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें तो यहाँ 5/3 हो जाएगा, ग्राम में लिखे तो माइनस के 24 ग्राम, और एटॉमिक मास यूनिट में 1.00866 AMU। लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर लेते हैं। और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात अगर हम करेंगे ना, तो 1838, किसी बुक में 1837 भी रहता है, तो 1837 मटर का दाना को एक तराजू पर चढ़ाएंगे, दूसरे पे अगर हम क्या चीज न्यूट्रॉन को चढ़ाएंगे, तब जाके बराबर होगा। मतलब न्यूट्रॉन भारी है। अब समझिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना है, इलेक्ट्रॉन समझ लिए, प्रोटॉन समझ लिए, उसके बाद न्यूट्रॉन समझ लिए, लेकिन आप अल्फा पार्टिकल नहीं समझे बाबू मेरे। अल्फा पार्टिकल समझने के लिए बेसिकली आप यह बात समझो कि यह एक हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अभी भी नहीं समझ आया ना, थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं, मेला लगते हैं। मेला में आप देखते हो ना, एक गैस वाला रहता है, ठीक है। वो गैस वाला क्या करता है, बैलून में गैस भरता है, ठीक है। वह जो गैस होता है वह हीलियम गैस ही तो होता है। या अगर आप कभी गए हो हॉस्पिटल में और किसी को एमआरआई करवाना हो, एमआरआई है ना, जिसमें पूरा शरीर अंदर डाल के फिर ब्रेन का इमेजिंग करते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है ना, तो उसमें बहुत ही हाई पावर का मैग्नेट लगा हुआ होता है। उस मैग्नेट का जो मैग्नेट होता है ना, वो गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा रखने के लिए उस पे लिक्विड नाइट्रोजन जो है, सॉरी लिक्विड हीलियम जो है, उसको हीलियम का जो गैस है वह उसके ऊपर डालते हैं। तो ये इसका यूज है, ठीक है। इतना बात तो समझ में आ गया हीलियम का। अब अल्फा पार्टिकल को समझिए। देखो, अल्फा पार्टिकल में ना +2 चार्ज होते हैं, मतलब अल्फा पार्टिकल में केवल 2 प्रोटॉन होगा और 2 न्यूट्रॉन होगा। यह इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं होता है। और जैसे हीलियम न्यूक्लियस हुआ ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन को आप निकाल दो, समझिए। तो अल्फा पार्टिकल का सिंबल ये है, इसको हम He++42 लिखते हैं। प्लस प्लस क्यों, क्योंकि हीलियम के एटम में से बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। हम इसको He++ भी लिख सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन है नहीं तो हम इसे हीलियम का न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। अब हीलियम एटम कुछ ऐसा होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन उसको ना हम आयोनाइजेशन एनर्जी दे करके दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, तो बचता है केवल प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 2, और उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो चार्ज कितना हो गया, +2 यूनिट का, क्योंकि 2 प्रोटॉन है। और +2 यूनिट मतलब +2 इंटू 1.602 इंटू 10 के पावर माइनस के 19 कूलम, या आप उसको +2 इंटू 4.8 गुने 10 के पावर माइनस के 10 ESU भी लिख सकते हो। मास ऑफ अल्फा, तो देखो 2 मास है प्रोटॉन का और 2 मास है न्यूट्रॉन का। अभी हमने आपको बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बराबर होता है, तो मास ऑफ अल्फा बराबर 4 मास ऑफ प्रोटॉन, या आप 4 मास ऑफ न्यूट्रॉन बोल दो। क्लियर है ये बात।
अच्छा, तो मेरे भाई हमने बेसिकली 4 चीजें बताई आपको इस वीडियो में। एक तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं और अल्फा पार्टिकल क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। पहला लेक्चर था यह। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे भाई।